हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। पहले भाग में, इस चैप्टर के पहले भाग में हमने डिस्कस किया राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया था। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। सरल शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसका संबंध राज्य और सरकार किससे होता है, राज्य और सरकार से होता है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है व्यक्ति के राजनीतिक जीवन की व्याख्या और विश्लेषण करता है। अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ में राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, कि राजनीतिक सिद्धांतों को हम व्यवहार में कैसे उतारें और इसको किस प्रकार से हम लागू करें। इस पाठ्यपुस्तक में हमने स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे चैप्टर जो हैं वो देखे हैं और हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। अब इसमें यह है कि ये सारे के सारे फेमस आइडियाज़ हैं, राजनीतिक विचार हैं, इनकी उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आज़ादी या समानता क्या होती है, इसकी विविध परिभाषाएं जो है वो प्रस्तुत की हैं। अगर हम गणित विषय को देखें तो वहाँ पे आप त्रिभुज और वर्ग की आप एक परिभाषा पढ़ते हैं, लेकिन क्या इन शब्दों की, इन विचारधाराओं की एक एक परिभाषा हो सकती? नहीं, अनेक परिभाषाएं निकलकर सामने आती हैं। आपने पढ़ा होगा कि गार्नर किसी चीज़ के बारे में कुछ कह रहा है, वहीं आलमंड कुछ कह रहा है, प्लेटो अलग विचार रखता है, उसी थ्योरी पर, उसी सिद्धांत पर जो है हीगल का अलग विचार हो सकता है, सुकरात का अलग विचार हो सकता है। तो ये जो है कोई भी एक परिभाषा हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी आपके लिए समझने वाली बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय हैं उन पर चर्चा, परिचर्चा, तर्क वितर्क तभी हो सकता है क्योंकि जब हम उसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो उसकी अनेक परिभाषाएं निकलकर सामने आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन विचारधाराओं का संबंध किसी वस्तु से ना होकर मनुष्य से है। किससे? मनुष्य से। किसी वस्तु से ना होकर मनुष्य से है और मनुष्यों के आपसी संबंधों से है। ठीक है, तो इसलिए इनकी अनेक जो है परिभाषाएं निकलकर सामने आती हैं। अब सबसे पहले उदाहरण के रूप में हम लेते हैं समानता। हम डिस्कस करेंगे समानता की भी क्या होती है समानता। आपने देखा होगा कि जहाँ भी सरकारी कार्यालय, डॉक्टर, प्रतीक्षालय वगैरह जहाँ भी है, लाइन बनी होती है प्रतीक्षा करते हैं लोग अपनी बारी का, और अचानक पीछे से कोई व्यक्ति आता है तो वो आगे घुसने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पीछे वाले जो लोग हैं उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई पीछे आ जाओ, तो वो पीछे आ जाता है। तो आपको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो समान अवसर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब कोई लाइन को तोड़कर आगे निकलता है तो वो समान अवसर नहीं होता है, वो गलत फ़ायदा उठाता है। अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई विकलांग है, उसके लिए, या महिला है, उसके लिए अलग से लाइन होती है तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको ये महसूस होता है कि भाई उनको विशेष छूट की आवश्यकता होती है। तो क्या हम इसी चीज़ को समानता की, समान अवसर ही समानता है? अब अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गरीब लोग हैं, जो दुकान या चिकित्सक के पास नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को के लिए सिर्फ समान अवसर होना काफ़ी है? तो इसमें भी आप सोचेंगे कि नहीं, ये तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि समान अवसर तो मिला है, वो लाइन में आके लग सकते हैं, लेकिन वो लाइन में कैसे लगेंगे जब उनके पास पैसे ही नहीं है सुविधाएं खरीदने के लिए या प्राप्त करने के लिए। तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो अनुचित है। अब अगला एग्जाम्पल अगर लें तो आप माँ बाप का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान जो ऐसे लोग होते हैं, जो छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है उनको, और ऐसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पाने की अधिकार की भी गारंटी जो है वो देनी पड़ती है। भारतीय संविधान के अनुसार ये गारंटी दी गई है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि समानता के बारे में हमारे जो विचार हैं वो काफ़ी जटिल हैं, क्योंकि कई विचार हमने देखे। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं तो अलग विचार होते हैं, खेल के मैदान में होते हैं तो अलग होते हैं, समान अवसर की हम जो है उम्मीद रखते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हमें विशेष छूट चाहिए, विशेष प्रावधान चाहिए। लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं तब समान अवसर मिलना पर्याप्त नहीं होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। स्कूल जाने या संसाधनों के बारे में अगर हम बात करें तो समुचित बंटवारा होना चाहिए,
और इसके अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक परिभाषाएं होने की वजह यह है क्योंकि विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं, विभिन्न प्रकार के पहलू हमारे सामने आते हैं, इसलिए हम अनेक परिभाषाएं पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा जाए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको व्यवहार में कैसे उतारते हैं। तो आम भाषा में इसे कैसे समझा और भरता जाता है, और विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भोजन दिया जाना चाहिए, दोपहर का मिड डे मील जो होता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं, और आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। ये शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार अवश्य करेंगे। इसके बाद चलते हैं, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और क्यों इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है, सभी समूहों के लिए। छात्र के रूप में भविष्य में उपरोक्त जो है पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं हमारे पास ये, इसलिए परोक्ष रूप से हमें यह अभी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते जबकि हम में से सभी गणितज्ञ इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है। दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं, इसलिए दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमें होनी चाहिए, और ये हमारे लिए मददगार होती है। तो जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं, सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है, वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में अपनाया जाएगा। अगला आप बता सकते हैं कि नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। तो क्या आपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरा रीजन लेते हैं कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम हर रोज सामना करते हैं। स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों, अलग धर्म के, अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलम्ब होता है तो तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है, जब आपको ये महसूस होता है। तो इस प्रकार से विशेषाधिकार संपन्न है तो हम समान के लिए संघर्षरत अपने नौकर नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी ये महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य जो उनके साथ हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी जो धारणा है वो बदल जाती है। और अंत में छात्र के रूप में जब हम बहस और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, पर हम ये जानते नहीं है कि वे तर्कसंगत है या नहीं है। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं। इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं, और ये सब हमें किससे आता है? राजनीतिक सिद्धांत जो है वो हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें।
तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण जो है वो साबित होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने चैप्टर लगभग पूरा कर लिया है और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लेटो और सुकरात के बीच ये जो संवाद है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तब तक आप इस चैप्टर को PDF से पढ़िएगा, बुक से पढ़िएगा और नोट्स बनाइए और रिवाइज अच्छे से कीजिएगा। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।